जी, प्यारे दोस्तों, गुड इवनिंग और नमस्कार, अभिवादन आप सभी को। जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली में आज चुनाव पूरे हो चुके हैं और उसमें बीजेपी ने ज़बरदस्त ज़बरदस्त सफलता पाई है। टू थर्ड मेजॉरिटी की तरफ आखिरी समय जब मैंने सुना था रिज़ल्ट्स को, तो टू थर्ड मेजॉरिटी की तरफ बढ़ रही थी बीजेपी बड़े आसानी के साथ में। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आपका या आम आदमी पार्टी का, केजरीवाल की पार्टी का सुपड़ा ही साफ हो गया है, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि उनको करीब 42-43% वोट मिले हैं, वोट शेयर उनका 43% के करीब का है। मगर ये ज़रूर मानना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी को जो सीटें मिली हैं, वो असामान्य रूप से मतलब बेहतरीन सीटें मिली हैं, टू थर्ड मेजॉरिटी बहुत अच्छी मेजॉरिटी होती है और उसके बाद में अब वो उन तमाम चीज़ों पर काम कर पाएँगे, जो आपके राज्य में नहीं हो सकी थी। चाहे वो दिल्ली को बेहतर बनाने की, सफाई करने की चीज़ें रही हों और उन्होंने बड़ी ही राजनीतिक चतुरता के साथ में इस जीत को हासिल किया है। उसके और भी तमाम फैक्टर्स हैं, जिनको मैं इससे पहले वाले वीडियो में आपके साथ लाइव करते हुए डिस्कस कर चुका हूँ और आज रात को 9 बजे एक बार और डिस्कस करूँगा, जब हम लोग यास्मीन के चैनल पर मिलेंगे। लेकिन इस बीच में ये कैसे हो सकता था कि मोदी जी को और मोदी जी के चुनाव कार्यक्रम को इतनी बड़ी सफलता मिले और पाकिस्तान से कोई प्रतिक्रिया ना आए? ये तो हो नहीं सकता था ना, तो हुआ और मैं आपको वही प्रतिक्रिया दिखाने जा रहा हूँ कि ज़रा देखिए, ये रोना, पीटना, कुढ़ना, ये हमारी ज़िंदगियों से कभी नहीं जाएगा, जब तक हमारे बगल में पाकिस्तान नामी प्राणी बैठा हुआ है। तो लीजिए, आनंद लीजिए एक और कुढ़न का। दोस्तों, नरेंद्र मोदी की क्या कामयाबी का राज है? वो इलेक्शंस कैसे जीत जाते हैं? अभी जो दिल्ली के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं, उसमें मैंने देखा है कि उनकी पार्टी जो है, उनके पास तकरीबन 48 सीट्स हैं। हुँ, आम आदमी पार्टी जो है वो 22 सीट्स के साथ खड़ी है। और बड़ी क्लैरिटी है कि नरेंद्र मोदी जो है और उनकी पार्टी जो है वो दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट बनाएंगे। हुँ। ये एक समझ लें कि बड़ा बड़ा मुश्किल चीज़ थी। इसमें मुश्किल चीज़ क्या थी? और ज़रा दिल में, आवाज़ में, आती हुई खनक में वो ज़रा दुःख सुनिए, जो छलक रहा है। अब 48 सीट्स हैं। हुँ, ठीक है जी। हुँ, 70 मेंबर की लेजिस्लेटिव असेंबली है। जी, आम आदमी पार्टी के पास 22 सीट्स हैं, हुँ, एज पर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये जो डाटा है। जी, अब क्वेश्चन ये है कि ऐसी पार्टी जो जीतती है, हाफ ऑफ हाफ जो मार्क जीती है, 35 जीतती है, वो गवर्नमेंट बना सकती है। जी, सो ये कहा जाता है कि ये जो इलेक्शन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि इसमें इज्जत बेइज्जती का मसला होता है हमारे साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडियन एरिया के अंदर ना, कि जी बीजेपी का इज्जत बेइज्जती का मसला है, आम आदमी पार्टी की इज्जत बेइज्जती का मसला है, कांग्रेस जो है। इसमें इज़्ज़त बेइज़्ज़ती कहाँ से आ जाती है, मुझे नहीं पता। मतलब चुनाव परिणाम के साथ में इज़्ज़त बेइज़्ज़ती कहाँ जुड़ जाती है, मुझे नहीं पता। मगर दूसरी तरफ प्रतिष्ठा की बात मैं ज़रूर करूँगा कि कोई भी पार्टी अगर लगातार हार रही हो, जैसे कांग्रेस हार रही है, तो भला बताइए, उनके साथ में प्रतिष्ठा जैसी कोई चीज़ तो नहीं जुड़ेगी ना। उनकी प्रतिष्ठा तो नीचे की तरफ ही जा रही है। तो जीतती हुई पार्टी जो होती है, ज़ाहिर है उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, उसका वोट बैंक बढ़ता है, उसकी हाथ में सत्ता आती है राज्यों की और दैट मीन्स कि वो बेहतर काम कर रहे हैं। ये इंडिकेटिव होता है ना। अगर कोई किसी सरकार को या किसी राजनीतिक पार्टी को बार-बार चुना जा रहा है, तो सीधा मतलब उसका यही है कि वहाँ की जो जनता है, वो स्वीकार करती है उसको, उनको उनके राज्य, उनके शासन का जो तरीका है वो पसंद है और इसीलिए उनको दोबारा चुनते हैं। इसमें इज़्ज़त बेइज़्ज़ती वाली बात कहाँ थी? एक पद्धति को, एक शासन के तरीके को जनता स्वीकारती है या अस्वीकारती है। बाहर थी सारी गेम में। ठीक है जी। अब ये ये इसलिए मैं आपको क्यों कह रहा हूँ? ये इसलिए कह रहा था, मैं जिस रुक गया बात कहने से कि ये उन लोगों को पता होता है, जो लोकतंत्र में रहते हैं, डेमोक्रेसी में रहते हैं। उनको इन चीज़ों का पता होता है। उन लोगों को ये कैसे पता होगा, जिनके राज्यों के चुनाव, जिनके देश के चुनाव, सब के सब फ़ौज पहले से तय कर देती हो और सारा का सारा समीकरण, पूरी की पूरी इक्विलिब्रियम जो है, वो फ़ौज तय करती हो कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा। तो इस तरह की चीज़ें ऐसे लोगों को हैरान कर सकती हैं। आपको पता है दिल्ली जो है ये इसको बोलते हैं, ये फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी है, जैसे इस्लामाबाद है पाकिस्तान के अंदर। हुँ, हुँ। और आम आदमी पार्टी 2013 से, हुँ, 2013 से रूल कर रही है। हुँ। और उनका कहते हैं कि जो बड़ा रिकॉर्ड है वेलफेयर का, दिस एंड दैट, इस तरह की चीज़ें। और अभी कुछ अरसे से उनके ऊपर करप्शन की एलिगेशंस आए हैं, जिसको उन्होंने डिनाई किया। और आपको पता है कि वो जेलों में भी रहे हैं और एंड ऑल दीज थिंग्स।
और ये नहीं कह रहे हैं कि दरअसल उनके केसेस चल रहे हैं और उन पे सीरियस चार्जेस हैं और वो सीरियस चार्जेस किस नेचर के हैं और उनके पीछे कैसे-कैसे सबूत लगे हुए हैं। कानून व्यवस्था है, अगर जेल में रहे हैं तो कोई राजनीतिक कारणों से तो नहीं रहे। जेल में गए हैं क्योंकि देश का कानून है जो उनको जेल में भेजता है। इवन के आम आदमी पार्टी पंजाब चली गई, वहां भी हुकूमत बना ली। तो दैट वाज वेरी डिफरेंट कि शायद अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी बेस से ही हार गए। ठीक है ना जी। और देखें जब से नरेंद्र मोदी पावर में आए, नहीं, ये दरअसल इनको मैं इसीलिए कह रहा हूँ, उनको समझ में नहीं आती बातें। दरअसल केजरीवाल जो आए थे, वो बदलाव के एक नारे को लेकर आए थे। बदलाव का वो नारा था कि जो कन्वेंशनल रूप से, जो पारंपरिक रूप से जो राजनीति होती है, केजरीवाल उससे अलग राजनीति करेंगे। केजरीवाल एक नई किस्म की राजनीति को लेकर आएँगे। वो राजनीति जो इससे पहले की जो कन्वेंशनल पार्टियाँ हैं, जो ट्रेडिशनल पार्टियाँ हैं, पॉलिटिकल पार्टियाँ, वो करती रही हैं। केजरीवाल उससे अलग थे। यू नो वो वादे कर रहे थे कि मैं होता ही कन्वेंशनल राजनीति में आऊँ ही नहीं। वो ये भी कह रहे थे कि मैं किसी दूसरे घर में रहने नहीं जाऊँगा, जो अलॉट होते हैं राजनीतिक नेताओं को। लेकिन वो सब उन्होंने किया। नतीजा वो ये हुआ कि उनकी जो सत्ता की लोलुपता थी, जो उनकी ग्रीड थी पॉलिटिकल पावर की, वो बढ़ती चली गई, जिसके चलते उन्होंने अपने ही साथियों को धोखे भी दिए, यू नो धोखेबाजियाँ भी की प्रशासन में रहते हुए, और जिसका नतीजा वो निकला जो आज निकला। 2014 में दिल्ली में जो है नरेंद्र मोदी के खिलाफ गवर्नमेंट थी। ठीक है जी। सो आप इसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ? ये क्या बकवास है? अब कोई बताओ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ कौन सी गवर्नमेंट बना दी उसने? क्या कहो? अंदाजा लगा लें ये इस चीज को। पता नहीं एक तो क्या ये पता लगा चीज, लेंगे अब इस चीज को। क्वेश्चन ये है कि ऐसी क्या, हमें उसको लफ्ज नहीं बोलना चाहिए, हम्म, लेकिन मैं बोल लेता हूँ जस्ट टू इनहेंस योर वोकेबलरी। हम्म, हमारे पंजाबी में कहते हैं ऐसी क्या गिदड़ सिंगी है कि हम्म। मोदी साहब जो है वो हमेशा जीत जाते हैं। और ये जो इन्होंने किया है, इसकी क्या लॉजिक क्या है? ठीक है ना जी। और इसके मतलब ऊपर अब जरा सोचिए, चुनाव जीतने का लॉजिक क्या है, ये इनको पाकिस्तान में बैठ के समझ नहीं आ रहा है। मतलब या तो भाइयों को एक पार्टी को एक पर्टिकुलर एंगल से देखने की आदत पड़ी हुई है, दूसरी तरह से देखना ही नहीं चाहते, जो अपना परसेप्शन है उसी को सही मानकर चल रहे होते हैं, और जो कि हमेशा गलत होता है। इन लोगों को भारतीय राजनीति की कोई समझ नहीं होती, और इसीलिए ये हैरान होते रहते हैं इन चीज़ों पे। हमारे लिए वो चीज़ें नॉर्मल होती हैं। बात करते हैं कि देखिए सबसे पहले यू हैव टू एस्टैब्लिश द रीजंस व्हाट हैपेंड बेसिकली। हुँ, हुँ। नॉर्मली होता क्या है? ठीक अच्छा, है, इतना आप कोई बताइए। साम काम तो नहीं है। अच्छा जी। होता क्या है, लेकिन एक एक लफ्ज होता है उसे बोलते हैं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। आय हाय! जो उस वक्त जो रूलिंग पार्टी होती है उसका एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है। हाँ, ठीक होगा जी। हुँ। अब ये सारी की सारी जो बात है इसको समझने की जरूरत है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है। अच्छा। अब अच्छा, इस इन्होंने वो बात कर दी जो दरअसल भारतीय समाचार पत्रों में या हमारी बहस में है ही नहीं। वो एंटी इनकम्बेंसी वाला। हम लोग पॉलिसी में बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये बस एंटी इनकम्बेंसी है, लोग थक गए हैं, इतने साल से कर रहा है राज। बेसिकली ये कह रहे हैं। वाह! इसमें आप देखें कि हुँ, एक तरफ हम ये देखते हैं कि जो इंटरनल चैलेंजेस भी हैं, जैसे मैंने कहा करप्शन की वजह आ गई। अब 10 साल से वो हैं, 2013 से थे तो एक था। ये वैसे एंटी इनकम्बेंसी नरेंद्र मोदी के भी थे, लेकिन वो जीतते रहे हैं। ये देखिए ना, देख रहे हैं अपनी ही बात को काट गए। दिस इज़ द ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ चीमा साहब। ये अपनी बात को खुद ही काटते रहते हैं। सो इट मीन्स कि नरेंद्र मोदी जो है वो उनको एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कुछ नहीं कह रहा। हाँ, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है ना, वो नरेंद्र मोदी तक पहुँच ही नहीं पाता है। उनसे दूर-दूर से भाग जाता है। और ये पार्टी जो है आम आदमी पार्टी है, लार्जली इसको कहा जाता था ये मिडिल क्लास की पार्टी है। हुँ, हुँ, तो ये मिडिल क्लास की पार्टी जो है वो ये एक होती थी। हुँ। बीजेपी जो है ना वो एक कहते थे डबल इंजन की सरकार। ठीक है जी। सो ये वो समझते हैं कि अब डबल इंजन हमारे पास है। हुँ, ठीक है जी। हुँ। और कि मरकज भी आपके पास है, हर जगह सेंटर भी आपके पास है, दिल्ली भी आपके पास है, बाकी भी आपके पास है। देखा? नहीं समझ में आया ना, मैं वो कह रहा था ना, इनको भारतीय राजनीति की कोई समझ नहीं है। इनको नहीं पता डबल इंजन की सरकार क्या होती है। इनको नहीं समझ में आया कि डबल इंजन की सरकार का हमारे यहाँ पर क्या मतलब निकाला जाता है, और क्यों इस सरकार को डबल इंजन की सरकार कहा जाता है। इनको घंटा नहीं पल्ले पड़ा। ये स्टेट और सेंटर में घूम रहे हैं अभी तक। तो ये डबल इंजन सरकार जो है हुँ, ये अब चल रही है।
और नरेंद्र मोदी ने ही कैंपेन लड़ी इसकी इस इलेक्शन की। और आम आदमी पार्टी की बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स हुई थी और उन्होंने कहा जी कि हम डबल इंजन डेवलपमेंट देंगे और ये भी कहा कि हम आपकी करप्शन को भी एक्सपोज करेंगे। अब नरेंद्र मोदी इज अ पर्सन जिसके ऊपर करप्शन चार्जेस कोई नहीं है, ये करप्शन की बात कोई नहीं है। ये चीज जो है दैट इज समथिंग विच इज देयर। सो ये फैक्टर्स हैं, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा कि एक तो उन्होंने कहा जी डबल इंजन डेवलपमेंट देंगे। ये हर बात पे कहते हैं समझना पड़ेगा, ये बात समझनी पड़ेगी। समझ इनको कुछ नहीं आता, समझने की कोशिश कुछ नहीं करते हैं और जो देखते हैं अपने तरीके से सोचते समझते रहते हैं। तो पता नहीं, मेरी समझ नहीं आता इनके। समझना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा, ये क्या देखते हैं और क्या समझते हैं, ये मुझे कभी समझ में नहीं आया। दूसरा उन्होंने कहा जी कि हम आपको जो है वो आदमी की पार्टी की करप्शन जो है उसके ऊपर क्रैकडाउन करेंगे। और मुझे ये लग रहा है व्हाट आई अंडरस्टैंड कि आम आदमी पार्टी क्योंकि मिडिल क्लास की पार्टी थी, 22 सीटें जीती हैं वर्सेस 48 है बीजेपी की। मुझे ये लग रहा है कि नेक्स्ट कमिंग डेज में बीजेपी जो है वो थोड़ा टफ टाइम देगी, थोड़ा टफ टाइम देगी। और वो टफ टाइम किसको देगी? वो टफ टाइम देगी आम आदमी पार्टी की लीडरशिप को। ये जो करप्शन वाले केसेस हैं इनको वो थोड़ा लेजिटिमेट करेंगे। इट ऑल्सो मीन्स कि जो आम आदमी पार्टी है इट लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन दी मिडिल क्लास। इनके ना मिडिल क्लास से कॉन्फिडेंस छिन गया। मोदी साहब के पास क्या, हालांकि वो कहते दे हैड दिस व्यू ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ वेलफेयरिज्म, ठीक है जी, बट एट द सेम इशू में देखना यह कि नरेंद्र मोदी और अगर आप देखें उनको क्या नाम है उनका, यार आम आदमी पार्टी के लीडर का मैं से नाम नहीं, केजरीवाल साहब, अगर आप उनको देखें तो अरविंद केजरीवाल साहब को देखेंगे तो दोनों की पार्टी में, दोनों के ऑब्वियसली बहुत ऑरा में फर्क है। मोदी ग्लोबल लेवल का लीडर है, ग्लोबल लेवल का उसका इन्फ्लुएंस है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब कहा यह जाता है कि ये जो मिडिल क्लास फ्रस्ट्रेशन है ना, ठीक है जी, बेसिकली ये मिडिल क्लास की फ्रस्ट्रेशन है जो टूटी है और मिडिल क्लास इज टर्निंग टुवर्ड्स नरेंद्र मोदी। ये एक्चुअली ये ऐसा कुछ है नहीं। एक्चुअली क्या है कि ऐसा तो नहीं है कि लोग नरेंद्र मोदी जी से पसंद नहीं करते थे दिल्ली में दिल्ली में नरेंद्र मोदी को पसंद करते हो, ऐसा नहीं है। होता क्या था कि जो फ्री बीज का चक्कर है, मॉनेटरी गेन का जो चक्कर है, ये किस्सा था जो शुरुआत में चल रहा था। एक चांस उनको मिल गया क्योंकि लोगों ने कहा भाई कुछ गलतियां हो जाती हैं, शायद अगली बार भाई केजरीवाल जी ठीक कर लेंगे, चाहे वो सफाई को लेकर मसले हों, विद इन एडमिनिस्ट्रेशन के चक्कर हों, या कि इवन करप्शन के लफड़े हों, वो जो बाद में निकल कर आए सेकंड टर्म में, वो और ज़्यादा भर के आ गए सामने। दूसरी बात ये कि जो फ्री बीज वाला मामला है, जैसे ही बीजेपी ने उस बर्र के छत्ते को नहीं छेड़ा इस बार चुनाव में, और साथ ही ये कहा कि नहीं, जैसे 2,500 वाली जो स्कीम है जो लेडीज को दी जानी है, तो आप ये देखिए कि उसके साथ ही फिर मिडिल क्लास के जो कि प्राइमरीली एक हमारी फेथ को बिलोंग करता है, तो आप ये देखिए फिर उनके पास कोई चारा नहीं था कि भाई अगर सारे फैक्टर्स एक जैसे हैं तो फिर हमें उनके साथ जाना चाहिए जो हमारे साथ हमारे रीजन में है और हमारी हमारी आस्थाओं पे बिलीव रखते हैं, तो वो आपके लिए एडिशनल पॉइंट बन जाता है। जाहिर है कि कुछ फर्क उसका भी पड़ा कि इससे पहले जिस तरह की रिजल्ट्स और आए हैं दूसरे राज्यों में, उससे फर्क पड़ता है। तीसरे आप ये भी बताइए कि जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है जिस तरह से चल रही है, उसमें भी लोगों को ये लग रहा है कि इस सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती दी जानी चाहिए ताकि हम बड़े कैनवस में बेहतर खेल सकें। देश जो है वो मजबूत नज़र आए और स्टैटिक एक स्टेबल सरकार नज़र आए हमारे देश में, ताकि और इससे फिर आपको एफडीआई बेहतर मिलती है, इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने में आसानी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मगर ये उन पर बात ना कर पाएंगे। ठीक है, 2 इलेक्शन जीते सेंटर में, लेकिन सूबा नहीं जीत सके, लेकिन ये दिल्ली नहीं जीत सके। अब वो कह रहे हैं कि जी हाँ अब हम जीत गए हैं, अब वो कह रहे हैं कि अब हम जीत गए हैं, ठीक है ना जी। सो इस चीज को देखने की जरूरत है कि ये शायद मिडिल क्लास की फ्रस्ट्रेशन थी, एक जो पॉलिटिकल स्टेटस को जो था उसको उन्होंने तोड़ा। तो इस चीज को थोड़ा सा देखने की जरूरत है। अब वो कहते हैं जी हम तो गरीबों के लिए काम करते हैं, हम तो किसी और के लिए काम ही नहीं करते, हमारा तो वो जैसे कहते हैं ना वो चीज है कि जी मिडिल क्लास, हम सिर्फ गरीबों को ही फोकस करते हैं, गरीबों के अलावा हम किसी को कोई फोकस नहीं करते। अब वो जो गरीब हैं
whatever that definition may be of the गरीब in India, हम्म। वो they lost the interest, उन्होंने इंटरेस्ट छोड़ दिया। एक्चुअली बाय द वे देखने की जरूरत यहाँ पे ये भी है कि जो मिडिल क्लास की भी बात कर रहे हैं, तो मिडिल क्लास की भी डेफिनेशन क्या है? इनको जो मिडिल क्लास भारत में जिसको कहा जाता है, उस तरह की मिडिल क्लास तो बहुत थोड़ी है पाकिस्तान में, वो तो कोई नंबर है ही नहीं यू नो मिडिल क्लास का। तो मुझे नहीं मालूम कि मिडिल क्लास के इनके अपने मायने क्या है, क्योंकि प्राइमरीली देखा जाए तो पाकिस्तान में जो जो दो क्लास एग्जिस्ट करती है, या तो गरीब है या अमीर है। जो अमीर है वो बहुत अमीर है, जो गरीब है वो बिल्कुल ही डड्डू डड्डू बन जाता है उसका। तो इसलिए आई डोंट नो कि मतलब हाउ मच दे अंडरस्टैंड व्हाट इज मिडिल क्लास इन इंडिया, बिकॉज नॉट टू फॉरगेट कमर चीमा साहब कोई भारत आए नहीं। अब वो जो 200 यूनिट की फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम थी, फ्री ट्रैवल था खवातीन के लिए, मिडिल क्लास को फोकस किया, तकरीरें की एंड ऑल दैट, लेकिन वो अभी देखो करप्शन फ्री ट्रैवल ऐसे लग रहा है जैसे जैसे हर तरह का ट्रैवल उनके लिए फ्री था, जो कि सिर्फ दिल्ली की बसों में फ्री ट्रैवल था। ऐसा नहीं कि वो दिल्ली की मेट्रो में कोई फ्री ट्रैवल था। तो दिल्ली की बसों में जो फ्री ट्रैवल है उसको सिर्फ फ्री ट्रैवल बता रहा है, व्हिच मींस यू नो जैसे ऑल पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज फ्री। नैरेटिव भी डोमिनेट कर गया, एंटी इनकम्बेंसी भी आ गया। ये सारी की सारी जो चीज़ें थी वो आनी शुरू हो गई। और अब फॉर एग्जांपल कहा यह जाता है कि एक अदारा है पीपल रिसर्च, जो कि इंडिया की कंज्यूमर इकोनॉमी के ऊपर करता है। वो कहते हैं कि जी जो 67.16% जो दिल्ली की पॉपुलेशन है, दैट इज मिडिल क्लास। 67.16% जो दिल्ली की पॉपुलेशन है, तो ये चीज है। सो बीजेपी अगर इनके अंदर चली गई है तो मेक श्योर कि ये बड़ी तादाद है। सो द फोकस वाज ऑन दैट। एंड देन जो एक और चीज भी उन्होंने की, उन्होंने कहा जी जो आप आम आदमी पार्टी की जो स्कीम्स होंगी हम उनको बंद नहीं करेंगे। तो देन अगेन दे वन दीज पीपल, उन्होंने इन चीजों को भी जीता। सो बीजेपी ने प्रॉमिस किया कि आम जी आप प्लस वेलफेयर प्लस हो, ठीक है जी। ये चीज जो है वो थोड़ी सी नजर आती है। फिर दिल्ली के अंदर जो जिसे वो कहते हैं ना रोड्स, सेवरेज, इस तरह की चीज़ों के भी वहाँ, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर ये म्यूनसिपैलिटी के इश्यूज है ना, ड्रेन्स की ओवरफ्लोइंग है, पेथोल्स हैं, गार्बेज है, ये रेगुलर गार्बेज, ये सारे चैलेंजेस मैंने पढ़े कि ये वहाँ पे दीज आर मेजर रीजंस कि वहाँ पे ये हैं। और मैं ड्यूरिंग द कैंपेन थोड़ा सा फॉलो कर रहा था, क्या मैंने कहा व्हेन द कैंपेन जब रिजल्ट आएगा फिर उसके ऊपर बात करेंगे। और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं इम्प्रूव हो सका, और जो गेटेड कॉलोनीज थी मिडल एंड अपर मिडल क्लास एरिया की रोड जो हैं वो सारी की सारी एक डिफरेंट जो है वो चीज़ है। और क्या डिफरेंट चीज है? ये चीज़ नज़र आती है कि जी सड़कें ठीक ना होना, सफाई ना होना, ओवरफ्लोइंग सीवरेज होना, ये सारी की सारी चीज़ें मौजूद थी। और सिविक वर्क ना होना प्रॉपरली। तो मेरा ख्याल है कि ये जो डबल इंजन का आइडिया है ना, आई थिंक इट्स वर्किंग और लोगों ने देखा कि यार ये वो नहीं कर सके। इंडिया के अंदर फिर आपको पता है डेमोक्रेसी है, सारा कुछ है। आप याद रखिए डबल इंजन अभी तक नहीं समझ पाए हैं। ही इज नॉट गेटिंग द पॉइंट ऑफ व्हाट इज डबल इंजन। ये चीज़ें जो हैं वो नज़र आती हैं। बहरहाल एंटी इनकम्बेंसी भी है, फिर वो हमारे सामने आ रही है। अच्छा। और उसका भी 2012 से लेके 22 और 12-13 साल इज़ अ लॉट ऑफ टाइम। बहुत ज़्यादा बड़ा अरसा होता है, ये कोई थोड़ा अरसा नहीं है 12-13 साल के अंदर। ठीक है जी, अब कौन सीएम बनाते हैं, किसको करते हैं, वो कौन, ठीक है जी। मेरा ख्याल है वो अरविंद केजरीवाल ने अपनी जो शिकस्त है उसको वो निकाल लिया है। लेकिन फिर भी देखना यह है कि किन को बनाया जाता है। एक है परवेश साहब सिंह, इज द प्रोमिनेंट पर्सन। आशीष सूद है, मैं देख रहा था। फिर उसके बाद कपिल मिश्रा हैं, उनके भी चांसेस हैं। अच्छा। फिर मनजिंदर सिंह सिरसा हैं, उनके भी चांसेस हैं। कैसे फिर सतीश उपाध्याय हैं, उनके भी चांसेस हैं। और ये बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो सीएम कैंडिडेट है, उनके सामने आ रहे हैं। 4-5 तो नाम मैंने लिए आपके सामने। लेकिन
अब ये जो चीज़ है ना, इट मीन्स कि जो इंडिया का जो राइट विंग नैरेटिव है, वोट बिक रहा है और वोट उसकी तरफ जा रहा है। पॉलिटिकली राइट विंग, इकोनॉमिकली जो है वो नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसीज हैं, दे आर मेकिंग अ वे, फ्रैंकली स्पीकिंग। वो अपना रास्ता बना रहे हैं। और उनको इस चीज़ की समझ आया। देखिए ना, अब कांग्रेस बिल्कुल कहीं नज़र ही नहीं आई वहाँ से। कहीं कांग्रेस नज़र ही नहीं आई। कांग्रेस को मुझे लगता है कि कांग्रेस इज नॉट डूइंग थिंग्स व्हाट व्हाट इट शुड डू। ठीक है जी। और इस दफ़ा मैं देख रहा था कि एग्जिट पोल्स भी बड़े कोई नहीं आए खास किस्म के ना, क्योंकि वो जब नरेंद्र मोदी साहब का इलेक्शंस में जो मरकज में जो पिछले साल अप्रैल में हुआ था, अप्रैल मई में हुआ, तो उस वक्त बड़े भाग दौड़ जी एग्जिट पोल ये है वो सारे एग्जिट पोल जो थोड़े ख़राब हुए, तो लोग जो है उन्होंने फिर खामोशी ताल ली। उन्होंने कहा भाई एग्जिट पोल से बेइज्जती ज़्यादा हो सकती है, चांसेस हैं बेइज्जती की। ठीक है जी। सो ये चीज़ है। सो बहरहाल जो बीजेपी ने कंपेन की है ना अरविंद केजरीवाल को, उसके जो अब देखिए अरविंद केजरीवाल वाज अ पर्सन हु वाज अ सेंट्रल फिगर। उन्होंने उसको पकड़ लिया, उसको पकड़ के ऐसी कंपेन की, जेल में डाला, करप्शन हुआ, नॉन स्क्रैप्ड अल्कोहल सेल्स जी जो पॉलिसी थी आखिरी साल पिछले साल उसके वाले से वो डिनाई करता रहा। इलेक्शंस में उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम जाओ जाके इलेक्शन। देखो, मतलब पकड़ा, जेल में डाला, एज़ इफ कि ये सब कुछ सरकार कर रही थी। एज़ इफ कि वो बेचारा इनोसेंट था, वो मना करता रहा, मतलब उसने मना कर दिया तो वो ठीक हो गया। यू नो, दिस इज़ हाउ दे अंडरस्कोर कि भई जो सरकार कर रही है वो गलत है। जबकि आप सब जानते हैं, जो बात नहीं बता रहे हैं वो क्या है कि आपके खिलाफ जो शराब एक्साइज़ वाला जो कानून था, वो केस कांग्रेस लेकर आई थी। जो एक्यूज़ेशन था वो कांग्रेस का था। ये उसको बीजेपी पे डाल रहे हैं, सरकार पे डाल रहे हैं। लड़ो, वो घर गया, अपनी फैमिली, दिस एंड दैट, तो वो ये है। सो वो आम आदमी पार्टी बोल रही है कि जी ये सारा पॉलिटिकल वेंडेटा, दिस एंड दैट। ठीक है जी। ये चीज़ें हैं। सो सुप्रीम कोर्ट ने भी हो गई। और फिर अभी बीजेपी जो है असल में एक बड़ा, बीजेपी ने जो अपर क्लास है या जो एनवायरमेंटलिस्ट है उनको भी थोड़ा कहा, उन्होंने कहा जी हम एयर इक्वालिटी इंडेक्स जो है वो बढ़ाएंगे, उसको 2030 तक कम करेंगे, और दूसरा ये है कि हम ये जितने भी चीज़ें हैं ठीक करेंगे। लेकिन लार्जली ये इन्वायरमेंट का जो है ना, ये कोई लंबा चौड़ा हमारे इन इलाकों में, इंडिया पाकिस्तान में ये नैरेटिव नहीं है। हम लोग जो इन्वायरमेंट की बातें करते हैं, या तो वो क्लाइमेट फाइनेंस के चक्कर में करते हैं, या वेस्टर्न दुनिया को बताने के लिए करते हैं। अभी क्या बकवास है। मतलब आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर एक्यूआई को लेकर कितना हल्ला रहता है। और दूसरी बात, हमने कौन सी क्लाइमेट फंडिंग मांगी किसी से भाई? आप लोग मांगते हो। आप लोग तो बाकायदा कॉन्फ्रेंसेस तक कर देते हो मांगने के लिए कि कोई हमको क्लाइमेट के नाम पे पैसे दो। आईएमएफ के पास जाते हो आप इसके लिए। हम तो किसी से कुछ नहीं मांग रहे। और हमने वेस्टर्न ममालिक को क्या दिखाना है भाई? वेस्टर्न ममालिक खुद अपने मुल्क ठीक कर ले पहले। या लार्जली जो लिबरल लेफ्ट का मीडिया है उसको बताने के लिए करते हैं कि जी हाँ जी ये ज़रूरी है। अदरवाइज कोई नहीं करते, कोई ऐसी वो बात उसमें नहीं है। ठीक है ना जी। सो दैट्स व्हाट इज़ देयर। मुझे तो ये लगता है। बहरहाल इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग कि नरेंद्र मोदी जो है वो अगेन जीत गया। मैं कह रहा था कि नरेंद्र मोदी अब दुनिया में, अब देखें जब इंडिया के हवाले से बात होगी ना, तो क्या बात होगी, उन्होंने कहना जी अच्छा मोदी साहब जो है वो इलेक्शन जीत गया। हाँ। मोदी साहब इलेक्शन जीत गए। अच्छा इलेक्शन जीत गया, उन्होंने कहा जी बड़ा पॉपुलर बंदा है। अच्छा मोदी है ना? साहब को ये एडवांटेज है कि उनकी जो है ना अ, अ, जो जो ऑपोजिशन है, हुकूमत हो या ऑपोजिशन हो, दे ऑल बिलीव के जो इलेक्शंस हैं वो सारे के सारे हुए हैं, साफ हुए हैं, करप्शन कोई नहीं है, तो हमारे क्रेडिबिलिटी। यहाँ इस तरह का मुद्दा उठता ही कब है कि इलेक्शन करप्ट है या इलेक्शन रिग्ड है? ये हमारे यहाँ थोड़ी होता है। हमारे यहाँ फॉल्स थोड़ी इंटरफेयर करती है। और करोगे कैसे? इलेक्शंस की, सो हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में इधर उधर इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी बहुत कम होती है। तो लेकिन ये जो उनको एडवांटेज है, ठीक है ना जी, कि जी इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी है, तो वो एवरीबॉडी विल बिलीव कि मोदी इज रियली जेन्युइनली
जो है वो पॉपुलर शख्स है। मैं ये थोड़ी चाय भी साथ पी लूँ, मैंने सुबह की पी नहीं है। हाँ पियो पियो, मुझे बनानी है। So I think this is is what is necessary, what is being seen, कि इलेक्शंस की जो क्रेडिबिलिटी होना, इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी देखें बड़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी का जो ताल्लुक है दैट इज ऑन द स्ट्रक्चर एंड द कंस्ट्रक्शन और द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। जब आप इंस्टीट्यूशन बनाते हैं तो इंस्टीट्यूशन के अंदर क्या झोल रखते हैं। सो इफ यू वांट द इंस्टीट्यूशंस टू बी कंप्रोमाइज्ड और इफ यू वांट इंस्टीट्यूशंस टू सर्व द स्टेटस को, ठीक है जी, तो इसकी क्या चीज है। हमारे यहाँ तो ये है कि द पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशन सर्व द स्टेटस को, वो स्टेटस को सर्व करते हैं। इंडिया के अंदर भी इस तरह की बहुत सारी मिसालें मिलती हैं इलेक्शंस के हवाले से, लेकिन लार्जली ओवरऑल जो थीम है वो ऐसा नहीं है। लेकिन ये थोड़ी समझने वाली बात है, थीम ऐसा नहीं क्या है। समझूं मैं इसमें? वो क्रेडिबिलिटी, लार्जर क्रेडिबिलिटी ऐसी नहीं है कि नहीं जी नहीं सारे का सारा जो इलेक्शन है वो चोरी होता है। हमारे यहाँ ये है कि हमारी ऑपोजिशन नहीं मानती। हमारे तो क्वेश्चन ही नहीं होता कोई इलेक्शन पे, चाहे कोई कितना ही हल्ला गुल्ला करता रहे ईवीएम के नाम पे, पर किसी ने आज तक लीगली उसको चैलेंज किया क्या? कोई भी नहीं करता। जैसे रिजल्ट आता है सब लोग आराम से बैठ जाते हैं तरफ को। कोई भी हो, साफ से साफ तरीन इलेक्शन। देखिए ना, टू हैव इलेक्शन, वी हैड फर्स्ट इलेक्शन इन 1970। ये भी कितनी बदकिस्मती की बात है कि हमारे पास जो पहला इलेक्शन है 1970 में होता है, ठीक है, बाकी जो इलेक्शंस हुए वो तो और थे। सो 70 से लेके फिर आगे वो अभी किधर 78 तक ही पहुंचे थे, तो जिया साहब आ गए, फिर डिक्टेटर, फिर हुकूमतें नहीं चली। तो बड़ा अजीब किस्म का जो है वो मसला जो हमारे लिए। सो हमारे लोग इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है, नोबडी। जीतने वाला भी नहीं मानता कि हम सही जीते हैं, हारने वाला भी नहीं मानता कि हम सही आ रहे हैं। ये बात तो सही है। सो पीपल हैव टू ट्रस्ट। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को थोड़ा ट्रस्ट करना पड़ता है कि हाँ जी ये चीज जो है। पर ट्रस्ट करने के लिए ट्रस्टवर्दी भी होना चाहिए सीमा साहब। जब सिस्टम ट्रस्टवर्दी है ही नहीं तो कोई ट्रस्ट कैसे करे? इज देयर, ये पॉसिबिलिटी है, ये मुमकिनात में है। सो ग्लोबली जब इंडिया के इलेक्शंस की ये बात आती है तो वो लोग कहते हैं जी ठीक है, ये सही है, लोग पीपल आर हैप्पी, इस चीज़ से लोग खुश होते हैं कि जी एटलीस्ट हमारे इलेक्शन के ऊपर कमेंट तो नहीं को करता। हमारे इलेक्शंस के बारे में यही कहा जाता है कि सो नरेंद्र मोदी जब वेस्टर्न वर्ल्ड में जाएंगे, अभी जब वो फ्रांस जा रहे हैं या उधर जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, तो उनको मुबारकें दी जाएंगी कि मिस्टर मोदी यू आर वेरी पॉपुलर दिस एंड दैट, कि तुम जो है वो इलेक्शन जीत के आए हो। बिल्कुल। ये बड़ी बात होती है। नेवर अंडर एस्टिमेट दिस, इस चीज को we don't underestimate. बहरहाल इंटरेस्टिंग टाइम्स फॉर नरेंद्र मोदी टू बी इन पावर इन सेंटर, और उनका जो डबल इंजन की सरकार इन डबल इंजन डेवलपमेंट का नैरेटिव है वो आ गया है। अब देखते हैं कि ये ना हो 2029 में मोदी साहब इलेक्शन अपना हार जाएं और ये पावर उनके पास रहे। बहरहाल इंटरेस्टिंग टाइम, लेट्स नॉट। नहीं ये लीचड़ मतलब ये दिल की ख्वाहिशात, ये बताता है कि दिल की ख्वाहिशात, क्या पता महेंद्र जी हार जाए, उम्मीद आने में क्या नुकसान है, तब तक 2029 तक जिंदगी रहेगी तो ये भी देखेंगे, है ना? Not predict, it's too early. But at the end of the day मोदी साहब ने अपना इनकम्बेंसी फैक्टर को कोई नहीं वो हारे, जो उनके मुकाबले में था वो हार गया। तो रियल इनकम्बेंसी जो है वो वाकई आम आदमी पार्टी की है, नरेंद्र मोदी की नहीं। अगर नरेंद्र मोदी की वो होती इनकम्बेंसी फैक्टर होता तो वो ये इलेक्शन ना जीते। इट मीन्स पीपल आर हैप्पी विद लार्जली विद नरेंद्र मोदी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं नंबर कम हुआ है, मैं इस चीज़ को थ्योरी को नहीं मानता। वो होता है, इसमें 10 साल 1.4 बिलियन की आबादी, इतने बड़े नंबर लेना कोई मजाक काम है। बहरहाल लेट्स सी व्हाट कम्स। मित्रों,
ये जो कह रहे हैं, ये इनकी सिर्फ़ ख़्वाहिशात हैं कि 29-29 की जो बातें कर रहे हैं, इनके पास कहने-कहाने के लिए कुछ नहीं है। दरअसल ये प्रोग्राम करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे थे और मैं आपको इनका ये फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा था कि अंदर तक कितने जले-कुढ़े हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ सब्सटेंस अगर आप देखो, तो सिवाय इनकम्बेंसी वाला जिन्होंने नया फैक्टर निकाल के आगे रख दिया है, उसके अलावा कोई बात इनके पास थी नहीं कहने के लिए। लेकिन फिर भी ज़रूरी था कि मैं आपको ये दिखाऊँ कि पड़ोस कैसे रिएक्ट कर रहा है, हमारे आज के दिल्ली के चुनाव के परिणामों पर। मिलते हैं हम लोग 9 बजे एक बार फिर से यास्मीन के चैनल पर और तब बात करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप चीमा पर और उनकी फ्रस्ट्रेशन पर और उनकी कुढ़ पर और उनकी इस अपेक्षा पर क्या पता नरेंद्र मोदी 29 में इलेक्शन हार जाए, इस पर टिप्पणी ज़रूर करेंगे। आप सभी से बहुत-बहुत आपका धन्यवाद। पहले तो ये वीडियो देखने के लिए और दूसरा ये आपसे दरख्वास्त कि चूँकि ये वीडियो अगले 15 मिनट में आपके पास आ जाएगा, तो 9 बजे के लिए ज़रूर याद रखिएगा। अभी हुआ है, अभी 6 बजे हैं, तो हम लोग 9 बजे एक बार फिर से मिलते हैं। अगर हो सका तो मैं तब तक कोई और वीडियो कर दूँ, लेकिन तब तक विदा। नमस्कार और 9 बजे।